हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये अलग अलग प्रकार के धागे होते हैं। इन्हीं धागों को मिला जुला कर हम लोग कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। तो ये फैब्रिक क्यों हमारे काम आते हैं और किन के काम ये नहीं आते हैं, तो चलो आज हम लोग ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें ये चैप्टर सिखाएगा, जैसे कि कुछ कपड़े जो होते हैं वो कॉटन के बनते हैं, कुछ नायलॉन के बनते हैं, पॉलिएस्टर जैसा भी कोई मटेरियल होता है, कॉटन कहाँ से आता है, नायलॉन के कपड़े कैसे बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इससे पहले, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, व्हाई डू ह्यूमंस नीड्स क्लोथ बट नॉट द एनिमल्स? क्यों इंसानों को कपड़ों की जरूरत पड़ती है लेकिन जानवरों को कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती? तो स्टूडेंट्स, इसका सीधा सीधा ये जवाब है कि जानवर हो गए, जैसे कि हमारे कुत्ते बिल्ली जो हो गए, इनके पास में थिक फर होता है। ठीक है, वो फर इतना मोटा होता है जो इनको सर्दी गर्मी से क्या करता है, इनकी रक्षा करता है, इनका कवच के रूप में होता है। फिर एनिमल्स हो गए, एलिफेंट हो गया, इसकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही मोटी चमड़ी होती है, थिक स्किन होती है, तो इसको भी सर्दी गर्मी बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आ गए हमारे पास में ऐसे बर्ड्स जो जिनके पास में, बर्ड्स के पास में क्या होता है, फेदर्स होते हैं। तो फेदर्स में भी वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सर्दी गर्मी बारिश इन सब से क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमंस के पास में इन तीनों में से कुछ नहीं होता, तो इसीलिए ह्यूमंस को सर्दी गर्मी बारिश और मतलब अलग अलग वेदर से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन, फैब्रिक क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, फैब्रिक मतलब बहुत सारे धागों से बना हुआ कपड़ा। ठीक है, जिस कपड़े से हम क्या करते हैं, अपने ड्रेसेस बनवाते हैं। तो फैब्रिक हो गया अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ क्लॉथ जनरली यूज्ड एज अ ड्रेस मटेरियल, इट इज कॉल्ड फैब्रिक। ऐसा कपड़ा, इतना सारा कपड़ा जो मात्रा में है हमारे पास, जिसमें से हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के कपड़े बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे पास में फाइबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में फाइबर आ गया। फाइबर, किस तरह के हमारे पास में फाइबर्स होते हैं? तो हमारे पास में दो तरह की फाइबर्स होते हैं, यानी कि धागे होते हैं। कौन से हो गए, नेचुरल फाइबर्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। नेचुरल फाइबर का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है कि जो हम लोग खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करके, मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। तो अब देख लेते हैं, नेचुरल फाइबर जो है वो भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन में बढ़ते हैं। नेचर से हमें दो तरीके से मिलते हैं, हमें प्लांट से भी मिलते हैं फाइबर और एनिमल से भी फाइबर मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाली फाइबर को the fiber which are found on some part या parts of the plants are called plant fiber। प्लांट से जो हमें मिलते हैं, या तो वो प्लांट पे उगते हैं या प्लांट के किसी हिस्से में से ही हमें ये मिलते हैं, या प्लांट के किसी हिस्से का ही मतलब जो पार्ट होता है उसी को हम एज ए फाइबर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कॉटन सीड्स हो गए। कॉटन सीड्स जो होते हैं, कॉटन कपास जिसे बोलते हैं, उसके बीज जो होते हैं उसके पास में कॉटन फाइबर यानी कि रुई कॉटन जो होता है वो लगा हुआ होता है। कोकोनट फ्रूट, हम सब ने नारियल देख रखा है, नारियल सूखने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो होते हैं ब्राउन कलर के रेशे, फाइबर्स हो जाते हैं। फिर आ गया बनाना लीफ। बनाना लीफ की भी अंदर फाइबर होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर प्लांट्स के लीव्स में फाइबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉटन हैज फाइबर ऑन इट्स सीड, कोकोनट हैज फाइबर ऑन इट्स फ्रूट, फ्लेक्स एंड जूट है फाइबर ऑन देयर स्टेम। जूट जिससे हम लोग बोरी बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, तो ये हो गए जूट। जूट जो होता है ये एक पेड़ होता है, मतलब उसका क्या हम स्टेम यूज करते हैं एज ए फाइबर। फिर हो गया बनाना ट्री का, जैसे कि मैंने बताया कि बनाना ट्री के लीव्स में भी फाइबर होते हैं और मैक्सिमम प्लांट्स के लीव्स में जो होते हैं वो फाइबर होते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स एनिमल फाइबर, द फाइबर्स विच आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग एनिमल्स की स्किन में से यूज करते हैं, जैसे कि भेड़,
भेड़ के ऊपर का जो भी वूल होता है हम उसको क्या करते हैं, मतलब फ्लीस होता है जो, उसको निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसकी प्रोसेस करते हैं उसको और फिर फाइबर बना लेते हैं। वुलन क्लोथ्स में हम काम लेते हैं। तो द फाइबर्स विच आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स और द कुकून्स ऑफ बीटल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। अब इसके बाद में सिल्क वर्म से हम जो सिल्क का कीड़ा होता है वो क्या करता है, वो अपने सलाइवा से अपने आप को पूरा लपेट लेता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस वर्म को गर्म पानी में डाल देते हैं। जब वो मर जाता है तो उसी धागे को बड़े ध्यान से उसको निकालते हैं और उसको पूरे लंबे लंबे फाइबर्स में मतलब बनाते हैं, हम पिरोते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है काफी महंगी प्रोसेस होती है और बहुत समय लगता है इसी में, इसीलिए जो सिल्क होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, शिप वूल से मिलता है। अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप। हमें ज्यादातर वूल जो होता है वो भेड़ों से मिलता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वूल हम जो है वो गोट से भी लेते हैं, कैमल से भी लेते हैं, अंगोरा रैबिट से भी लेते हैं या फिर याक से भी लेते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, द प्यूपा ऑफ अ सिल्क वॉर्म स्पिन्स अराउंड इट। ये जो होता है कुकून, जो कुकून कहते हैं सिल्क वॉर्म को, जब वो स्टेज में होता है तो ये क्या करता है, अपनी पूरी जो लार होती है उसको लपेट लेता है अपने आसपास इर्द गिर्द और हमें जो सिल्क होता है वो उससे मिलता है। तो ये हो गए हमारे एनिमल से मिलने वाले फाइबर, प्लांट से मिलने वाले फाइबर। अब देखते हैं स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर्स, या हम उसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं क्योंकि हमने बनाए। तो the fibers obtained from the substances which are not obtained from plants or animal source। तो ऐसे फाइबर्स जिनको ना हमने प्लांट से लिया है ना ही एनिमल से लिया है बल्कि हमने खुद बनाया है, तो ऐसे फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। They are obtained from petroleum products by complex chemical processes। तो ये जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ में मिलते हैं हमें, और इसके बाद में हम इनकी इतनी केमिकल प्रोसेसेस करते हैं और तब जाके हमें ये मिलते हैं। दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। अब ड्यूरेबल का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक चलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ज्यादा समय तक चलते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। बट डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, मगर ये अच्छे से हमारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। मतलब हम कपड़े पहन रहे हैं तो क्या एब्जॉर्ब नहीं करते, हमारा स्वेट, हमारा पसीना। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोग गर्मियों में हमेशा क्या कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं और स्वेट को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। बदले में हमें स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। The fabrics made from them are very uncomfortable in hot and humid climate। तो ये बहुत ज्यादा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब हम समर सीजन्स में इनसे बने हुए कपड़े पहन लेते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर, तो नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब स्टूडेंट्स हम लोग शुरू कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइबर प्लांट्स के कहाँ से मिलते हैं। तो प्लांट्स के जो फाइबर्स हैं उसमें सबसे पहला आ गया हमारा कॉटन। तो कॉटन फाइबर जो है ये यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले पाया गया था, उसके बाद सारी दुनिया में अब तो ये उगने लगा है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे अभी उगाया जाता है। इकोनॉमिक मतलब इसकी एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि इसके सीड में से हमें ऑयल भी मिलता है और हमें कॉटन का रॉ मटेरियल भी मिलता है। तो कॉटन फाइबर को पाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसी मिट्टी चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए जिसमें ये अच्छे से उगेगा, तो डीप डार्क सॉइल हमें चाहिए। कैसे चाहिए, डीप डार्क, यानी कि हम इस बोल सकते हैं ब्लैक सॉइल चाहिए। डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यू ऑफ गुजरात, कहाँ पे हमें ये मिलता है, डेक्कन और मालवा प्लेट्यू जो है गुजरात की, वहां ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिकॉज द डीप ब्लैक सॉइल कैन रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वो क्या करती है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, नमी, वो खूब सारा बचा के रख सकती है अपने अंदर, जल्दी से उसका पानी जो है वो सूख नहीं जाता। It also grows well in light and alluvial soils of Satluj
गंगा बेसिन, और ये सतलज गंगा बेसिन में भी अच्छे से उग जाता है, वहां पे एलुवियल सॉइल होता है। इसके बाद में इसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, तो कॉटन नीड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, इसको बहुत ज्यादा धूप चाहिए, एंड प्रेफरेबली माइल्ड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी कि बहुत कम ठंडा लेकिन ड्राई सूखा वातावरण चाहिए इसको, विथ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, और इसको बारिश बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं, बिल्कुल बराबर की बीच की बारिश चाहिए, लगभग 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। एक्सेसिव रेनफॉल इज हार्मफुल फॉर कॉटन, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कॉटन की फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक पॉइंट्स इस चैप्टर में से बनाए हुए हैं वो सभी इन सारे पॉइंट्स को ढंग से बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हमने देख लिया कि कॉटन को कैसा सॉइल चाहिए, कॉटन को कैसा क्लाइमेट चाहिए, कॉटन को कैसी रेन चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि सोइंग और हार्वेस्टिंग कब होती है कॉटन की। तो कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग इन वेल प्रिपेयर्ड फील्ड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। कॉटन सीड्स को हम लोग प्लांट करते हैं अर्ली स्प्रिंग के सीजन में, और अच्छी वेल प्रिपेयर्ड फील्ड होती है। वेल प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कि हम लोग जब टिलिंग कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं सॉइल को, उसके बाद में 1-1 मीटर का हम लोग डिस्टेंस रखते हैं हर एक कॉटन सीड के बीच का। Cotton seeds grow steadily and within a span of 2 months become bushes measuring 1 meter to 2 meter। तो ये जो 1-2 महीने के अंदर तो 1 से 2 मीटर जितने ऊंचे हमारे कॉटन के प्लांट्स हो जाते हैं। They start bearing yellow or white flowers which turn pink within a week। और कुछ ही समय के अंदर उनके अंदर येलो या फिर व्हाइट फ्लावर्स आने लगते हैं, जो 1 वीक के बाद क्या हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं। When pink petals gradually drops leaving behind tiny green pods which may contain 2 or more seeds। अभी जो पिंक पेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये धीरे धीरे बिखरने लगती हैं, और पिंक पेटल्स छोटी अंदर है ना ग्रीन कलर के पॉड्स, यानी मटर के दाने से भी थोड़े बड़े बड़े दाने जैसे पॉड्स हो रह जाते हैं, और उसके अंदर 1 या 1 से ज्यादा कॉटन के सीड्स हो जाते हैं। The seeds develop within the pods and are gradually covered with white fibrous material which is commonly called cotton। और ये जो seeds होते हैं ये धीरे धीरे पॉड में कन्वर्ट होते हैं, और इसके ऊपर क्या आने लगती है, सफेद कलर की फाइब्रस मटेरियल आने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। The pods then grow into a spherical structure of the size of walnut। और ये जो पॉड होता है ग्रीन कलर का, ये कैसा होता है, बॉल जैसा होता है, स्फेरिकल होता है। वॉलनट जितनी साइज होती है, अखरोट जितनी इतनी बड़ी इसकी साइज हो जाती है, एंड आर कॉमनली कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और इनको हम क्या कहते हैं, प्यार से कॉटन बॉल्स कहते हैं। ऑन मैच्योरिंग द ग्रीन बॉल्स बिगिन टू टर्न ब्राउन। और धीरे धीरे जैसे जैसे पकने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, ये कौन से कलर के हो जाते हैं, ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। When completely mature, they burst, exposing the white fibers of cotton। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर से क्या निकल आता है, व्हाइट कॉटन निकल आता है। The cotton is hand-picked from the plants। Normally the picking continues for 2 to 3 months as balls keep on maturing। और ये जो हैंड पिकिंग से हम क्या करते हैं, कॉटन को निकालना स्टार्ट कर लेते हैं, और ये जो होता है 2 से 3 महीने तक हार्वेस्टिंग का काम चलता है, क्योंकि जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉटन इज डीसीड। और जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है, हम कॉटन की फसल की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉटन को उसके सीड में से अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डीसीडिंग कहते हैं, यानी अलग कर देना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। हम इसको गिनिंग भी कहते हैं।
जब हम कॉटन के सीड में से कॉटन को क्या करते हैं, अलग कर देते, तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस स्पेशली आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में तो 100% आ सकती है कि व्हाट इज गिनिंग, और आपको कॉटन की पूरी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो भी समझानी है, जो हम आगे देखेंगे। द गिनिंग इज डन बाय पासिंग द हार्वेस्टेड कॉटन थ्रू रोलर गिन्स। और हम लोग क्या करते हैं, गिनिंग के लिए रोलर गिन्स की हेल्प लेते हैं, जिससे क्या होता है, सीड अलग होते जाते हैं और हमारा कॉटन अलग होते जाता है। स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है, आप लोगों ने कंगा देखा है, कॉम्ब जिसे कहते हैं, तो जैसे हम लोग कंघी करते हैं उसी तरह से कॉटन जो होता है सीड से साथ में बिछा दिया जाता है, और उसके बाद में वो रोलर गिन्स जो होता है वो उसके ऊपर चला दिया जाता है, तो सीड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और हमें मतलब जो फाइब्रस कॉटन है वो अलग मिल जाता है। द कॉटन सीड सेपरेट आउट द फाइब्रस मटेरियल लेफ्ट इज कॉल्ड लिंट। और ये जो फाइब्रस मटेरियल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लिंट कहते हैं। द लिंट इज देन टाइड एंड प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। और आपने देखा है हम लोग अपनी बेडशीट को जैसे फोल्ड करते हैं उसी तरह से इस लिंट को बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया जाता है और क्या कर देते हैं, हम लोग फोल्ड कर देते हैं, ताकि इसको कहीं पर भी कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाए। Which are easier to transport to the cotton processing mills. These bales generally weigh 200 kg each। और ये 200 kg जितना भारी होता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कॉटन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला यूज हो गया कि हम लोग इनको कपड़े बनाने में यूज करते हैं, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये काम आते हैं। अंडरगारमेंट्स बनाने में काम आते हैं, क्योंकि अंडरगारमेंट्स अगर कॉटन के नहीं होंगे तो जो स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है हम लोगों को स्किन इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी भी हो सकती है। These days the cotton yarn मतलब हो गए हमारे धागे, threads, is blended with polyester to form fine fabrics which are crease resistant। आजकल स्टूडेंट्स जो हमारे कॉटन के यार्न होते हैं इसको पॉलिएस्टर के यार्न के साथ में ब्लेंड करके मिक्स करके नए टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, क्रीज नहीं होती, यानी उनके अंदर वो बिल्कुल भी है ना सिलवटें नहीं पड़ती हैं, वो बिल्कुल प्लेन रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा आयरनिंग करने की यानी कि इस्त्री करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रॉ कॉटन इज स्टेरिलाइज्ड एंड देन यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स। रुई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। हम लोग कहीं पे भी हमें कुछ चोट लग जाती है तो हम कॉटन का यूज करते हैं। तो जो कच्ची कॉटन होती है, रॉ कॉटन होती है, उसको स्टेरिलाइज किया जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। कॉटन इज यूज्ड एज फिलर्स इन पिलोज, क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस। और कॉटन जो होती है वो फिलर यानी भरने के काम आती है, हमारे तकियों में, हमारे गद्दों में। Superior grade cotton is used in the manufacture of rayon and superior paper used for printing करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर्स। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन होती है वो रेयन यानी आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम आती है, और हमारे जो नोट छापने के लिए जो पेपर चाहिए होता है, करेंसी छापने के लिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के कॉटन से होता है, उसके ऊपर होता है। गवर्नमेंट के जितने भी स्टैम्प पेपर्स होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के कॉटन से बने होते हैं। इंफीरियर ग्रेड ऑफ कॉटन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर। और इंफीरियर यानी कि सुपीरियर से थोड़ी कम, यानी थोड़ी लो ग्रेड कॉटन जो होती है वो अलग अलग प्रिंटिंग पेपर्स को बनाने के लिए यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। बाकी का चैप्टर यानी कॉटन को किस तरह से हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करते हैं कॉटन को पाने के लिए, और कॉटन के जो आगे के टॉपिक्स हैं यानी अलग अलग इनके एडवांटेजेस क्या हैं, अलग अलग फाइबर्स कौन से होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।